बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 जून 1998 को मलिक अशरफ DIG का कत्ल होता है और ये कत्ल करते हैं उनके गनमैन और ड्राइवर। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने पंजाब पुलिस को हिला के रख दिया और अफसरान सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कत्ल क्यों हुआ। आइए मैं आपको ये वाक़या सुनाता हूँ। मेरी पोस्टिंग थाना सदर रहीमियार खान में थी। वहाँ पे एक मुलजिम अलीम हवलात थाना से भागा और उसके बाद नहर में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। मजबूरन मुझे पुलिस मुलाजमीन पे पर्चा देना पड़ गया। मलिक अशरफ साहब बहुत नाराज़ थे मुझ पे और उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया और उसके बाद मेरी जुडिशल इंक्वायरी हुई। ये एक अलहदा वाक़या है जो मैं इंशाअल्लाह आपको अलहदा व्लॉग में सुनाऊँगा। लेकिन अब जो हम कहानी कर रहे हैं DIG साहब के कत्ल की, वो इसी से सिलसिला जुड़ता है कि जो ही मैं बहाल हुआ, आज़म जोया साहब SSP थे, उन्होंने मुझे बहाल किया और उसके बाद मेरी पोस्टिंग कोट सब्जल में कर दी गई। ये 1998 की बात है, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मलिक अशरफ साहब में बेतहाशा खूबियाँ थीं। चौधरी सादिक के कत्ल की तफ्तीश और उनके मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करवाने में भी मलिक अशरफ का बहुत बड़ा हाथ था। मलिक अशरफ ने पूरे रेंज के अच्छे पुलिस अफसरान को इकट्ठा किया और उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर हमने वो मुल्ज़मान भी पकड़ लिए, आला कत्ल भी बरामद हो गया और ये सारे मुल्ज़मान कैफर किरदार को पहुँच गए। लेकिन जहाँ इतनी खूबियाँ थी मलिक अशरफ में, वहाँ उनमें ख़राबी ये थी कि वो सबको गालियाँ देते थे और बिला तफरी के रैंक गालियाँ देते थे। चाहे उसमें कोई SSP सामने आ गया, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे ड्राइवर है, चाहे उनका ADIG है, सब उनकी गालियाँ खाते थे। वो खुशाब के रहने वाले थे और बड़ी ठेठ किस्म की खुशाबी लैंग्वेज जो है, उसमें पोठवारी लैंग्वेज, उसमें वो गालियाँ दिया करते थे और उनकी इन गालियों की वजह से बहुत से मुलाजिम परेशान थे और उन्हें गुस्सा भी आता था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी पोस्टिंग थाना कोट सब्जल हो चुकी थी और 11 जून 1998 को मलिक अशरफ साहब ने मीटिंग के लिए आना था रहीमियार खान ज़िले में, क्योंकि हेड ऑफिस भावलपुर था और ये DIG साहब भावलपुर बैठा करते थे। तो अब इन्होंने रहीमियार खान आना था और मीटिंग थी। ASP थे वहाँ उन दिनों, नाम अब उनका मुझे याद नहीं है, लेकिन जब ASP साहब की मुझे कॉल आई तो उन्होंने कहा जी कि DIG साहब आ रहे हैं और वो बहुत सख्त हैं, आपने अपने पूरे थाने को देखना है, कोई मुल्ज़िम गैर कानूनी तौर पे थाने पे मौजूद ना हो, अपनी तफ्तीश, अपनी इम्सलाजात, अपनी सारी चीज़ें आपने सही करके रखनी है ताकि DIG साहब को मौका ना मिले। और उसके बाद फिर DIG साहब ने खुली कचहरी करनी थी और खुली कचहरी का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स, कोई भी दरख्वास्त दहिंदा उनकी कचहरी में पेश हो जाता तो उसकी सज़ा फिर मौतली हो सकती थी। क्योंकि DIG साहब पहले भी मुझसे नाराज़ थे, ख़ास तौर पे खुसरो बख्तियार के केस में, जिसमें उन्होंने मुझे सस्पेंड किया और मेरी भावलपुर पोस्टिंग हुई और मैं 3-4 महीने मैंने क्राइसिस में गुजारे। उनकी वजह से वो नाराज़ थे और फिर अब दूसरी नाराज़गी उनकी मुल्ज़िम अलीम की थी जो हवलात से दौड़ा और उसके बाद नहर में डूबने की वजह से मर गया था। अगले दिन DIG साहब ने आना था और हम लोग सारे परेशान थे और अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह करे DIG साहब का दौरा जो है बड़े आराम से गुजर जाए और सब हम इससे महफूज रहें, क्योंकि DIG साहब बहुत सख्त तबीयत के थे। शाम हो गई, DIG साहब नहीं पहुँचे तो एक मैसेज चली कि DIG साहब वापस जा रहे हैं और वो इस दौरे पे नहीं आ रहे। जैसे मुझे वायरलेस ऑपरेटर ने ये इतला दी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और मैंने फौरी तौर पर इसे कंफर्म करने के लिए लियाकतपुर कॉल की, जहां मेरे एक दोस्त SHO लगे हुए थे, लेकिन वहाँ से भी कंफर्म ना हो सका। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि DIG साहब थाना चनीगोट के इलाके से वापस चले गए हैं। वो आ ज़रूर रहे थे भावलपुर से, लेकिन चनीगोट से उन्होंने टर्न लिया और उनका जो ड्राइवर है उसने कॉल की थी कि कासिम साहब वापस जा रहे हैं क्योंकि भावलपुर में उनका कोई काम है। और ये कासिम कॉल साइन है DIG का, जो भावलपुर में RPO होता है उसका कॉल साइन कासिम होता है, और जिस तरह जहांगीर कॉल साइन है DPO का। उन दिनों अहमदपुर शर्किया में राव सलीम अख्तर DSP तैनात थे और तुफैल वट्टो साहब लियाकतपुर में DSP थे। ये दोनों अफसरान मेरे बहुत ज़्यादा मेहरबान थे। मैंने उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की तो मुझे पता चला
तोफैल भुट्टो साहब से कि डीआईजी साहब आए और वो फौरी तौर पे वापस चले गए। इवन वो चौक चनी गोट है वहाँ तक भी नहीं पहुँचे थे, और उससे थोड़ा पहले एक कॉटन फैक्ट्री है वहाँ से उन्होंने टर्न ले लिया और वो वापस चले गए। किसी को पता नहीं चल रहा था कि डीआईजी साहब कहाँ गए। बहावलपुर पहुंचने के बाद फिर डीआईजी साहब की कॉल चली और उसकी इतला आई कि डीआईजी साहब ने डीपीओ जो उन दिनों एसएसपी कहलाते थे बहावलपुर, और शाह हुसैन एसपी रेंज क्राइम और एडीआईजी अब्दुर्रहमान भट्टी को बुलवाया और उनके साथ वो मीटिंग करना चाह रहे थे। ये आखिरी कॉल थी जो ड्राइवर कासिम ने की और उसके बाद खामोशी छा गई। ये कॉल जो डीआईजी साहब की तरफ से चल रही थी या रात 8 बजे का वक्त था, और जैसे आपको पता है कि वायरलेस कंट्रोल का एक नेटवर्क होता है, वायरलेस कंट्रोल रहीम यार खान, वायरलेस कंट्रोल बहावलपुर, वायरलेस कंट्रोल भावनगर, जो रेंज के 3 वायरलेस कंट्रोल्स थे, उनके ज़रिए फिर सारे जो सब बाकी जो स्टेशंस होते हैं जो थानों पे वायरलेस हेड लगे होते हैं, उनके ज़रिए सारी कन्वर्सेशन और गुफ्तगू जो है वो आ रही होती है कि कौन सा अफसर कहाँ मूव कर रहा है। ये उस सूरत में आती है जब वो कॉल करता है, और अगर वो खामोशी से गुज़र जाए तो वो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो कॉल नहीं करेगा उसकी पोजीशन का पता नहीं चलेगा। 9:30 बजे रात मैं थाने पे मौजूद ही था जब तक ये क्लियर नहीं होता था कि डीआईजी साहब वापस बहावलपुर पहुंच गए। हम लोग सब रेड अलर्ट थे और थानों पे बैठे हुए थे। यही हमें हिदायत की गई थी एसडीपीओ साहबान की तरफ से कि तमाम एसएचओ अपने थानों पे मौजूद रहें, गश्त की गाड़ियां बाहर रहें, और जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि डीआईजी साहब वापस अपनी रेजिडेंस पे पहुंच गए हैं या भावलपुर अपने ऑफिस में पहुंच गए हैं, उस वक्त तक आपने कहीं नहीं जाना। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं थाने पे ही मौजूद था और वायरलेस ऑपरेटर दौड़ता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा, सर बड़ा जुल्म हो गया है, और डीआईजी मलिक अशरफ और एडीआईजी अब्दुर्रहमान भट्टी को ड्राइवर अहमद हसन ने कत्ल कर दिया। उसने वायरलेस मैसेज के ज़रिए ये इतला दी है कि वो इन लाशों को लेके थाना कैंट की तरफ जा रहा है और जिसने उसे रोकना है रोक ले। और उसने ये भी मैसेज दिया कि आज के बाद कोई बेगैरत अफसर किसी महतात को गाली नहीं देगा, और ये कत्ल गालियां देने की वजह से हुआ है। और इसके बाद खामोशी छा गई और कोई इतला नहीं थी और समझ नहीं आ रही थी कि ये कत्ल क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। ये खबर सुनकर मुझे सख्ता सा हो गया, क्योंकि अहमद हसन ड्राइवर ऐसी हरकत नहीं कर सकता था। अहमद हसन ड्राइवर 1992 में मेरे पास ड्राइवर रहा और 9 महीने उसने मेरे साथ काम किया। हमने दिन रात रेड किए। जो मेरी पहली पोस्टिंग थी कोट सब्जल की 92, 93 और 94 की, उसमें अहमद हसन मेरे साथ दूसरी गाड़ी में था, और ये गाड़ी भावलपुर से आई थी। जुल्फ़कार चीमा साहब उस वक्त मेरे एसएसपी थे, और डीआईजी साहब ने ये गाड़ी स्पेशल भिजवाई थी कि मेरे पास फिर 2 गाड़ियाँ होगी, और हमने कोट सब्जल के इलाका में बहुत रेड किए। मैंने उसको शरीफ पाया। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि उसने कत्ल क्यों किया। अगले दिन कहानी जो वाज़े हुई वो कुछ यूँ थी कि एडीआईजी अब्दुर्रहमान भट्टी शिकायतें किया करते थे अहमद हसन की, जो असलम था गनमैन वो भी शामिल था, और इनके बारे में ये इतला दी गई थी कि वो डीआईजी साहब की गाड़ी का तेल जो है वो चोरी करके बेचते हैं। डीआईजी साहब ने ये इंक्वायरी अब्दुर्रहमान भट्टी साहब को दे दी, और अब्दुर्रहमान भट्टी साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे थे। वहाँ डीआईजी ऑफिस में कुछ आपस में क्लैश भी थे, जैसे प्रोफेशनल जेलिसी होती है उस टाइप की जेलिसी भी डीआईजी ऑफिस में मौजूद थी, जिसमें चौधरी मुनीर साहब, पीए अब्दुर्रहमान भट्टी और शाह हुसैन जो उस वक्त एसपी थे रेंज क्राइम, ये सारे इसमें शामिल थे। और समझा ये जाता था कि ये सारे डीआईजी साहब का कान भरते हैं और उसके बाद वो मुलाजमीन को सज़ा देते हैं। इसके अलावा एक और बात भी सामने आई कि डीआईजी साहब ने एसएचओ लियाकतपुर को अहमद हसन भट्टी और असलम गनमैन को कुछ पैसे देते हुए देख लिया था जब वो पिछले दौरे पे रहीम यार खान आए थे। तो ये अक्सर होता है कि डीआईजी, आईजी और डीपीओ के गनमैन हजरात को एसएचओ और डीएसपीज पैसे दिया करते हैं ताकि चुगलखोरी ना हो और वो खुश रहें, क्योंकि ये हजरात जो होते हैं गनमैन ड्राइवर, ये अक्सर अफसरान को चुगलखोरी करते हैं और उसका नज़ला फिर पुलिस मुलाजमीन पे पड़ता है।
मुर्खा 11 जून का ये वकूआ है और जिस दिन ये वकूआ हुआ शाम को डीएजी साहब ने रहीम यार खां के लिए रवाना होना था और अगले दिन उन्होंने खुली कचहरी और मीटिंग करनी थी। लेकिन अहमद हसन अपने दिल में ये अटल फैसला कर चुका था कि उसने डीएजी साहब को रास्ते में कत्ल करना है। जैसे ही डीएजी साहब की गाड़ी रवाना हुई उसके साथ एलीट की एक गाड़ी भी डीएजी साहब की गाड़ी के पीछे चला करती थी। जैसे ही ये दोनों गाड़ियाँ भावलपुर से बाहर निकली तो अहमद हसन ने कॉल की एलीट को और अपनी गाड़ी रोक दी और फिर नीचे उतरकर एलीट की गाड़ी की तरफ गया और उन्हें जाके कहा कि डीएजी साहब फरमा रहे हैं कि आप लोगों ने साथ नहीं जाना। ये पूरी प्लानिंग के तहत हुआ। जो हुआ ये इतला सुनकर एलीट की गाड़ी वापस चली गई और अहमद हसन ने वापस आके डीएजी साहब को ये बताया कि एलीट की गाड़ी की वायरलेस सेट का कुछ टांका लगना है और वो वापस चली गई है और वो हमारे पीछे आ जाएगी। जैसे ये बात डीएजी साहब ने सुनी तो डीएजी साहब ने फिर अहमद हसन को गालियां देनी शुरू कर दी और उन्हें इस बात का कतई एहसास नहीं था कि उनके खिलाफ कत्ल की एक साजिश हो चुकी है। डीएजी साहब की गाड़ी चलती रही और वो फाइलें देखते रहे। उन्हें इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं था कि सफ़र किस तरह गुजर गया और वो चौक डेरा नवाब साहब पहुँच गए। वहाँ पे डीएसपी अहमद पुरशदकिया रौसलीम साहब ने उन्हें रिसीव करना था लेकिन वो भी वहाँ नहीं पहुँचे। सब परेशान थे कि डीएजी साहब अपनी पोजीशन क्यों नहीं बता रहे। वैसे तो अक्सर ये होता है कि डीएजी यानी कासिम जहाँ जहाँ से गुजरता है उसके ड्राइवर और गनमैन पोजीशनें बताते हैं। अब डीएजी साहब की गाड़ी चनी गोट से 25 किलोमीटर दूर रह गई थी। डीएजी साहब की पोजीशन का किसी को पता नहीं था। वायरलेस स्टेशन और बेस स्टेशन जो थे वो कॉल करते हुए डीएजी साहब को घबरा रहे थे कि कहीं कॉल करने से उन पे भी डीएजी साहब का अताब ना आ जाए। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया डीएजी साहब बहुत सख्त तबीयत के थे और वो कहीं भी किसी को गाली गलौज शुरू कर देते थे। जब गाड़ी चनी गोट से 5-6 किलोमीटर पहले पहुँची तो अहमद हसन ने फिर गाड़ी एक दफ़ा रोक दी और डीएजी साहब को कहा कि उसने रफ़ा हाजत के लिए उतरना है और जाना है, उसे इजाज़त दी जाए। तो डीएजी साहब ने हस्बे मामूल फिर उसे गालियां देनी शुरू कर दी। अहमद हसन ने बड़ी खामोशी से गालियां सुनी और नीचे उतरकर थोड़ी दूर चला गया, वहाँ बैठा और उसने उसके पास अपना जो पिस्टल था वो उसने निकाला, उसमें गोलियां चेक की, जो 6 की 6 गोलियां थीं। वो वापस आया, उसका पिस्टल लोड था और उसने दरवाज़ा खोला। डीएजी साहब को बिल्कुल समझ ना आई कि वो क्या करें। हालांकि डीएजी साहब की लेफ़्ट साइड पे उनकी अपनी कलाशनकोफ पड़ी हुई थी जिसे वो बड़े आराम से यूज़ कर सकते थे, क्योंकि डीएजी साहब भी अपने साथ कलाशनकोफ रखा करते थे। जब से लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा के साथ क्लैश हुआ, चौधरी सादिक को शहीद करने वाले मुलजमान पकड़े गए, तो डीएजी साहब भी खासे मोहतात होते थे। और फिर वही हुआ कि अहमद हसन ने अपने रिवाल्वर की 6 की 6 गोलियां डीएजी साहब के सीने में उतार दी। गोलियां लगने से डीएजी साहब मौके पर ही जाँ बहक हो गए। ये सारा वाक़या असलम गनमैन देखता रहा और उसे समझ नहीं आई कि वो क्या करे। उसकी आंखों के सामने डीएजी को कत्ल कर दिया गया और उसके पास अब कोई हल नहीं था। उसे ये डर था कि अगर उसने कोई हरकत की हो सकता है कि अहमद हसन उसे भी ना कत्ल कर दे। अहमद हसन ने धमकी दी असलम को कि अब जो होना है हो गया, अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारा नाम भी मैं ले लूँगा कि तुम भी इस साजिश में शरीक थे। असलम इस बात से डर गया। अब अहमद हसन ने ये किया कि ख़ुद गाड़ी में बैठा, असलम को भी साथ बिठाया और वहाँ से एक राइट साइड पे कच्ची सड़क जाती थी नहर के किनारे, उससे थोड़ा दूर आगे गया। रेलवे फाटक है। रेलवे फाटक के करीब पहुँचकर असलम ने और अहमद हसन ने डीएजी साहब की लाश को उठाया और डिग्गी में बंद कर दिया। डीएजी साहब छोटे कद के आदमी थे, इतना बड़ा कद नहीं था, और उनको उठा के उन्होंने डिग्गी में रख दिया। खून वैसे गाड़ी में रह गया और उसके बाद गाड़ी में बैठने के बाद असलम और अहमद हसन वापस उस कॉटन फैक्ट्री के पास आया जहाँ से वो कच्ची रोड लेके नहर के किनारे रेलवे फाटक तक गए थे। अहमद हसन ने असलम को कहा कि अब तुम जाओ और तुम बज़रिया टेलीफोन इतला दे के बताओ डीएजी साहब ने तुम्हें गुस्से में गाड़ी से उतार दिया है और वो ड्राइवर के साथ वापस चले गए हैं, उनका प्लान तब्दील हो गया है।